कभी सोचा है कि कंप्यूटर चिप्स सिलिकॉन के बिना भी बन सकती हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, पर चीन में ये लगभग असलियत बन गया है। हाँ, पेकिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसी चिप टेक्नोलॉजी बना ली है जो न सिर्फ सिलिकॉन फ्री है, बल्कि जो अभी सबसे तेज चिप्स हैं उनसे भी 40% ज्यादा तेज। ये तो कमाल है। और यही नहीं, 10% कम बिजली भी इस्तेमाल करती है। वाह, तो ये सिर्फ कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टेक्नोलॉजी व्यापार और यहाँ तक कि आप कह सकते हैं ग्लोबल पावर बैलेंस को भी बदल सकती है, खासकर अब जब अमेरिका और चीन में ये टेक रेस चल रही है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। ये नई टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रेड वॉर कैसे चल रहा है और दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में क्या बदलाव आ रहे हैं, इन सब पर। और बड़ा सवाल यही है, क्या इससे चीन अमेरिकी बैन से पूरी तरह आजाद हो जाएगा? दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा इसका? तो अगर आप भी ऐसी जानकारी भरी चर्चाओं में दिलचस्पी रखते हैं तो जियो हिंद को सब्सक्राइब करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। खैर, शुरू करते हैं पेकिंग यूनिवर्सिटी की इस कामयाबी से। ये सिर्फ सिलिकॉन का कोई नया विकल्प नहीं है, ये परफॉर्मेंस में एक बड़ा उछाल है। हाँ, आपने बताया कि इसमें एक नया मटेरियल है, बिस्मथ ऑक्सीचैल्कोजेनाइड। थोड़ा मुश्किल नाम है। हाँ, बिस्मथ ऑक्सीचैल्कोजेनाइड। और सिर्फ मटेरियल ही नहीं, चिप का जो बेसिक डिजाइन है वो भी अलग है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जो ट्रेडिशनल चिप्स होती हैं फिनफेट डिजाइन वाली, उनमें जो कंट्रोलिंग गेट होता है वो चैनल को बस 3 तरफ से घेरता है। ठीक है। लेकिन इन्होंने गेट ऑल अराउंड मतलब GAFET ट्रांजिस्टर डिजाइन इस्तेमाल किया है। इसमें गेट चैनल को चारों तरफ से पकड़ता है। चारों तरफ से मतलब जैसे? हाँ, जैसे आप किसी पाइप को सिर्फ 3 उंगलियों से नहीं बल्कि पूरी मुट्ठी से पकड़ें, तो बिजली का जो फ्लो है उस पर कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा, तो ये पूरी मुट्ठी से पकड़ना ही वजह है कि ये 40% तेज है, या उस नए मटेरियल का भी रोल है? दोनों का। ये GFET डिजाइन कंट्रोल बेहतर करता है, तो लीकेज कम होता है, स्विचिंग तेज होती है, और साथ में वो जो नया मटेरियल है बिस्मथ ऑक्सीचैल्कोजेनाइड, उसकी अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज भी शायद सिलिकॉन से बेहतर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिलिकॉन पर जो हमारी दशकों पुरानी निर्भरता है, ये उसे तोड़ सकती है। बिल्कुल, सिलिकॉन वाली का नाम ही सिलिकॉन पर है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है। और इसका रणनीतिक मतलब खासकर अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए काफी बड़ा हो जाता है। सही कहा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सिलिकॉन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो चीन इसे बनाने के लिए शायद वो मशीनें इस्तेमाल कर सकता है जो उसके पास पहले से हैं। मतलब जो अमेरिकी बैन है सबसे एडवांस्ड मशीनों पर, जैसे EUV लिथोग्राफी वाली, उनको शायद ये बाईपास कर जाए। हाँ, ये संभव है। ये उन प्रतिबंधों का एक तरह से तोड़ हो सकता है। सोचिए, अभी दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स तो बस कुछ ही कंपनियां बनाती हैं। TSMC ताइवान में, सैमसंग कोरिया में, इंटेल अमेरिका में। हाँ, ये नई टेक्नोलॉजी इस कंसंट्रेशन को कम कर सकती है, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन बदल सकती है। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना होगा नहीं शायद। चुनौतियां तो होंगी। अरे बिल्कुल, लैब में कुछ बनाना और उसे फैक्ट्री में लाखों करोड़ों की तादाद में भरोसे के साथ बनाना, ये तो अलग बात है। हाँ, फिर असली दुनिया में टेस्टिंग, मौजूदा कंप्यूटरों के साथ इंटीग्रेशन, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब बदल देगी। कितना टाइम लग सकता है अंदाजन? एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार तक आने में, मतलब आम इस्तेमाल में आने में, अभी 5 से 7 साल लग सकते हैं। तो ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है, अभी का फौरी हल नहीं। हाँ, पर यह जानना भी जरूरी है कि और भी मटेरियल पर काम चल रहा है, जैसे गैलियम नाइट्राइड GaN, उस पर भी कंपनियां काम कर रही हैं। अच्छा। लेकिन ये वाली खोज खास है क्योंकि ये सीधे कंप्यूटिंग के दिल यानी प्रोसेसर चिप्स को बदलने की क्षमता रखती है। और एक और अच्छी बात, 10% कम बिजली। डेटा सेंटर आजकल कितनी बिजली खाते हैं? हाँ, दुनिया की कुल बिजली का 2% से ज्यादा। तो उस लिहाज से ये 10% भी काफी मायने रखता है। ये सिर्फ स्पीड की रेस नहीं है, इसमें व्यापार, रणनीति, पर्यावरण सब कुछ जुड़ा है। चलिए अब व्यापार युद्ध पर आते हैं, जिसने इस टेक रेस को और भी गर्मा दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां काफी सीधी थीं। हाँ, उन्होंने करीब 51 देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे, कुछ पर तो 50% तक। और इसमें सिर्फ विरोधी ही नहीं, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, EU, मेक्सिको जैसे सहयोगी भी थे। और अफ्रीकी देशों पर खास ध्यान था। हाँ, कुछ अफ्रीकी देशों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया। उनका तर्क सीधा था, जो देश हमारी नीतियों का साथ नहीं देगा उसे कम से कम 10% टैरिफ देना होगा। एक तरह से दबाव की रणनीति। और चीन ने इसका जवाब कैसे दिया? चीन का कदम काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने 53 मित्र देशों, ज्यादातर अफ्रीकी के लिए टैरिफ बिल्कुल खत्म कर दिए, मतलब 0 टैरिफ। एक तरफ दीवारें, दूसरी तरफ पुल। बिल्कुल। और ये सिर्फ व्यापार बढ़ाने की बात नहीं थी,
ये अफ्रीका के ज़रूरी संसाधनों जैसे कोबाल्ट, प्लैटिनम, मैंगनीज जो ईवी बैटरी के लिए चाहिए, उन तक अपनी पहुंच पक्की करने और अमेरिकी असर को कम करने की एक सोची समझी चाल थी। और इसका आर्थिक नतीजा क्या निकला अमेरिका और चीन पर? अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मुश्किल में पड़ गया। इंडेक्स लगातार नीचे जा रहा था, मतलब सेक्टर सिकुड़ रहा था। दूसरी तरफ चीन अफ्रीका व्यापार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, $160 अरब, 14.4% का उछाल। ये तो साफ असर दिख रहा है जीरो टैरिफ का। हाँ, और इसके उदाहरण भी सामने आने लगे, जैसे शंघाई पोर्ट पर अफ्रीकी कॉफी बीन्स का इंपोर्ट 130% बढ़ गया। चीन में ऑनलाइन तंजानिया का शहद हाथों हाथ बिक गया। और वो टीवी फैक्ट्री वाला उदाहरण भी था। हाँ, केन्या में एक जॉइंट वेंचर टीवी फैक्ट्री खुली, 1000 से ज्यादा अफ्रीकी कर्मचारी, टेक्नोलॉजी चीन की, असेंबली अफ्रीका में। तो ये सिर्फ कच्चा माल लेना नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनरशिप भी है। लेकिन अमेरिका में इन टैरिफ्स पर कानूनी सवाल भी उठ गए। हाँ, एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने माना कि पूर्व राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने के लिए जो इमरजेंसी पावर IEPA इस्तेमाल की, वो शायद उन्होंने अपनी हद से ज्यादा इस्तेमाल कर ली थी। पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है अभी। हाँ, तो अभी पूरी तरह से फैसला नहीं हुआ है, अनिश्चितता बनी हुई है, और इसका असर सिर्फ चीन अफ्रीका पर ही नहीं पड़ा। और कहाँ? ब्राजील को धमकी मिली 50% टैरिफ की, भारत पर भी खतरा मंडराया रूस से व्यापार के चलते। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी कंपनियां जैसे खेती के उपकरण बनाने वाली, उन्होंने दक्षिण अमेरिका में मार्केट शेयर खो दिया, चीनी कंपनियां वहां घुस गई। तो करीब 5 मिनट हो गए हैं हमारी चर्चा के, और अगर आपको ये विश्लेषण फायदेमंद लग रहा है तो जियो हिंद को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब चिप्स पर वापस आते हैं। चीन ने क्या बड़ा कदम उठाया? चीन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको, खासकर वॉशिंगटन को, चौंका दिया। बीजिंग ने चीनी कंपनियों को अमेरिकी चिप्स जैसे एनवीडिया का H20 या AMD के प्रोसेसर्स खरीदने से रोक दिया। बिल्कुल रोक दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम है। अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए चीन बहुत बड़ा बाजार है। हाँ, और अमेरिकी प्रशासन की रणनीति कुछ और थी। वो सोच रहे थे कि इन्विडिया को चीन के लिए खास थोड़े कम पावरफुल चिप्स बेचने देंगे। हाँ, मैंने पढ़ा था, शर्त ये थी कि बिक्री का 15% टैक्स अमेरिका को मिलेगा। बिल्कुल, उन्हें लगा कि चीन इसे मान लेगा और टेक में थोड़ा पीछे रहेगा, लेकिन वो चीन की अपनी टेक्नोलॉजी बनाने की जिद को समझ नहीं पाए। एक एनालिस्ट ने कहा भी कि उन्होंने सोचा बीजिंग दूसरे दर्जे की भूमिका मान लेगा, और ये गलत अनुमान अब अमेरिकी कंपनियों को भारी पड़ रहा है। तो चीन ने न सिर्फ वो खास चिप्स लेने से मना किया, बल्कि पूरी तरह से अमेरिकी चिप्स पर ही बैन लगा दिया। हाँ, संदेश साफ था, हम अब आपके नियमों से नहीं खेलेंगे। और इसका असर बहुत बड़ा है। क्वालकॉम का सोचिए, 64% रेवेन्यू चीन से आता है। एनवीडिया को $15 अरब के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। एप्पल जैसी कंपनी का भी करीब 20% रेवेन्यू चीन से जुड़ा है। कितनी अजीब बात है कि अमेरिका की नीतियां ही चीन के तकनीकी आत्मनिर्भरता को तेज कर रही हैं, जिसे वो रोकना चाहते थे। हाँ, विडंबना यही है। अमेरिका सालों से चीन को एडवांस चिप तकनीक से दूर रखना चाह रहा था, पर चीन ने हार मानने के बजाय अपने घरेलू उद्योग में अरबों डॉलर झोंक दिए। और ट्रंप के ट्रेड वॉर ने इसे और तेज कर दिया। बिल्कुल, जो काम शायद 10 साल में होता, वो 4-5 साल में हो गया। चीन की कंपनियां जैसे डीप सीक अब AI में पश्चिमी कंपनियों को टक्कर दे रही हैं। SMIC, जो चीन की सबसे बड़ी चिप मेकर है, वो 7 नैनोमीटर चिप्स का प्रोडक्शन डबल करने जा रही है। और अब अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट भी चिंता में है। हाँ, खबर है कि वो इसके आर्थिक नतीजों से काफी परेशान है। अगर चीनी खरीदार नहीं होंगे तो अमेरिकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री संकट में आ सकती है। ये सिर्फ बिक्री का नुकसान नहीं है, ये R&D और इनोवेशन के लिए जरूरी स्केल खोने का खतरा है। और ये सिर्फ चिप्स तक सीमित नहीं रहेगा शायद। नहीं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स तो हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जान है। अगर चीन अपना अलग टेक इकोसिस्टम बना लेता है तो ये पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड्स और सप्लाई चेन को बदल सकता है। और चीन रुक नहीं रहा। AI प्रोसेसर के लिए 3 नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, 2025 तक चालू हो जाएंगी। और भी चीनी कंपनियां नए CPU ला रही हैं। तो ये चिप बैन सिर्फ टेक रेवेन्यू का मामला नहीं है, ये चीन की अमेरिका पर आर्थिक निर्भरता कम करने की बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी से जुड़ी है डी-डॉलराइजेशन की बढ़ती हुई लहर। डी-डॉलराइजेशन मतलब डॉलर पर निर्भरता कम करना। हाँ, चीन तेजी से अपने पास रखे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहा है। फरवरी में रिकॉर्ड $53 अरब के बॉन्ड बेचे। 2013 से अब तक उनकी होल्डिंग 44% कम हो गई है। और इस पैसे का क्या कर रहे हैं? सोना खरीद रहे हैं। चीन का सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार सोना खरीद रहा है। उनका सोने का भंडार अब 2250 टन से ज्यादा है, जिसकी कीमत करीब $160 अरब है। ये सिर्फ चीन ही कर रहा है या और भी देश हैं?
नहीं, ये ट्रेंड बड़ा है। ब्रिक्स समूह को देखिए, पहले 5 देश थे, अब 20 हो गए हैं। हाँ, इसमें वियतनाम, इंडोनेशिया, मिस्र जैसे देश भी शामिल हो गए। दुनिया की आधी आबादी, 40% जीडीपी। और ये देश अब आपस में व्यापार के लिए डॉलर को बाईपास करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। जैसे मिस्र और चीन ने अपनी करेंसी में व्यापार करने का समझौता किया है, स्विफ्ट सिस्टम के बाहर। छोटे कदम लग सकते हैं, पर ये डॉलर के दबदबे के लिए चुनौती तो है। बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों का भी हाथ रहा है। उनके टैरिफ की धमकियों और फेडरल रिजर्व पर हमलों ने अमेरिका की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को कम किया। देशों को लगा कि डॉलर पर इतना निर्भर रहना ठीक नहीं। पर मजे की बात यह है कि अमेरिका में भी कुछ लोग डॉलर को कमजोर देखना चाहते हैं, जैसे कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक और ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट। हाँ, उनकी थ्योरी है कि कमजोर डॉलर से अमेरिकी एक्सपोर्ट सस्ते होंगे और मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होगा। लेकिन क्या ये थ्योरी काम करेगी? जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि चीन आज दुनिया की 45% मैन्युफैक्चरिंग करता है और 2030 तक 50% का लक्ष्य है। अमेरिका का हिस्सा घटकर सिर्फ 11% रह गया है। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर में खरबों डॉलर लगाए हैं। सिर्फ डॉलर कमजोर करने से ये अंतर भरना मुश्किल लगता है। और इसका असर फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी दिख रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे अमेरिकी एसेट से पैसा निकाल रहे हैं। और ब्रिक्स की अपनी पेमेंट प्रणाली भी आने वाली है अक्टूबर 2025 में। हाँ, वो एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। 3.5 अरब लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम, जिसे एक्सपर्ट्स डॉलर फ्री इकोसिस्टम कह रहे हैं। ये अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व को सीधी चुनौती देगा। साथ में डिजिटल करेंसीज भी आ रही हैं। बिल्कुल, चीन का डिजिटल युआन तो चल ही रहा है। 14 ट्रिलियन डॉलर्स के ट्रांजैक्शन हो चुके हैं और 120 से ज्यादा देश अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर काम कर रहे हैं। बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी तो चीन पर निर्भर हैं। बहुत ज्यादा। टेस्ला, एप्पल, इनकी सप्लाई चेन चीन से गहरी जुड़ी है और बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां जैसे ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स वो चीन में अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के सहयोगी देश जैसे जापान और दक्षिण कोरिया भी चीन के साथ करेंसी स्वैप कर रहे हैं। हाँ, ताकि आपसी व्यापार में डॉलर की जरूरत ही ना पड़े। ये सब बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटी की वो नई चिप, अमेरिका चीन का ट्रेड वॉर, चिप बैन और फिर ये डी-डॉलरीकरण की लहर। हाँ, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या व्यापार की अलग अलग कहानियां नहीं हैं। ये दुनिया में पावर बैलेंस, आर्थिक निर्भरता और भविष्य किस दिशा में जा रहा है, इसकी एक बड़ी तस्वीर पेश करती हैं। जिस तेजी से चीन आत्मनिर्भर बन रहा है और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ नए रिश्ते बना रहा है, उसे देखकर सवाल उठता है कि क्या दुनिया एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां अमेरिकी डॉलर और टेक्नोलॉजी का दबदबा शायद पहले जैसा ना रहे, या ये सिर्फ एक दौर है और हालात फिर बदलेंगे? ये सोचने वाली बात है। खैर, ये गहन विश्लेषण आपको कैसा लगा? आपके क्या विचार हैं इस पर? नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए जियो हिंद को सब्सक्राइब करना ना भूलें।